हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं द थर्ड लेवल, जिसको लिखने वाला जो राइटर है वो है जैक फिनी। ये जो लेसन है, इस लेसन की हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं और ये जो लेसन है ये अपना विस्तास बुक से लिया गया है। फर्स्ट लेसन है द थर्ड लेवल। इसमें लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे, देखते हुए चलेगा। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स, मतलब ये जितने भी नाम मैंने लिए, इनके जो प्रेसिडेंट्स हैं वो सब लोग स्वेयर ऑन ए स्टेक ऑफ टाइम टेबल, इस जगह आकर कसम खाते हैं कि देयर आर ओनली टू, कि भैया दो ही लेवल है। मतलब जिस पार्ट की हम बात कर रहे हैं द थर्ड लेवल, यहाँ एक रेलवे स्टेशन की बात की जाएगी, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जनरली दो ही लेवल है। लेकिन यहाँ एक हमारा बंदा होगा जिसका नाम चार्ली है, वो कहता है कि नहीं भैया यहाँ दो नहीं है रे लाला, यहाँ पे तो तीन पार्ट है, तीन लेवल है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस लेसन को। बोला जा रहा है कि भैया चार्ली इस कहानी की शुरुआत में कहता है कि न्यूयॉर्क की बड़ी रेलवे कंपनी, जितने भी रेलवे कंपनीज है अपने न्यूयॉर्क की रेलवे कंपनीज जो है, उनके जितने भी प्रेसिडेंट साहब है, वो प्रेसिडेंट पूरे विश्वास के साथ में कहते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केवल दो ही लेवल है। ठीक है, यहाँ जो वर्ड आया था स्वेयर ऑन स्टेक ऑफ टाइम टेबल, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है पूरी दृढ़ता के साथ में कहना, मतलब कसम खा के कहते हैं। वो गाना ना, कसम खा के कहो, टन टन, वही बात है। तो रेलवे अधिकारियों का दावा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर सिर्फ दो ही लेवल या दो ही स्तर मौजूद है। But I say there are three because I have been on the third level of Grand Central Station. लेकिन चार्ली उनकी बात से सहमत नहीं है। वह आत्मविश्वास के साथ में कहता है कि वहां तीन लेवल है, क्योंकि वह स्वयं तीसरे लेवल पर जा चुका है। यहीं से कहानी में भैया मिस्ट्री शुरू हो जाती है, यहीं से कहानी में थोड़ा सा डाउट शुरू हो जाता है कि क्या बात है भैया, हकीकत में तो दो ही है, ये तीन कैसे बता रहा है। चार्ली दावा करता है कि उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा स्तर अपनी आंखों से देखा है। ओ भाई रे भाई, देख लो, ऐसा बंदा था, इसने अपनी आंखों से तीसरा लेवल देख लिया। ठीक है, यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। चार्ली जानता है कि उसकी बात सुनकर लोग उसे अजीब समझ सकते हैं, लोग उसे पागल समझ सकते हैं, लोग उसे कहेंगे रे तू पागल हो गया रे भैया, तू पागल हो गया, है ना। इसलिए इस बात की पुष्टि करने के लिए, इस बात को बताने के लिए अपने दोस्त के पास चला जाता है ना। वापस से देखो, चार्ली जानता है कि उसकी बात सुनकर लोग उसे अजीब समझ सकते हैं, इसलिए वह बताता है कि उसने इस घटना के बाद एक सामान्य और समझदारी भरा कदम उठाया। और उसने सामान्य और समझदारी भरा वाला कदम क्या उठाया? उसने बोला कि आई टॉक टू ए साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स। मेरे जितने भी दोस्त हैं भैया, उन दोस्तों में से मैंने एक अपने मेंटल वाले डॉक्टर से बात की, साइकियाट्रिस्ट दोस्त को मैंने ये सारी की सारी चीजें बताई। उसने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड और कुछ अन्य लोगों से इस अनुभव के बारे में चर्चा की। यह दिखाता है कि चार्ली अपनी बात की सच्चाई को समझाना चाहता था। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। भैया मैंने मेरे दोस्त चार्ली को ये सारी बातें बताई, सारी घटना बताई। मतलब चार्ली ने अपने साइकियाट्रिस्ट मित्र को थर्ड लेवल की पूरी घटना विस्तार से बताई। एंड ही सेड इट वाज ए वेकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट। और दोस्त ने कहा, कुछ नहीं रे लाला, ये तेरा वहम है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सपना है। साइकियाट्रिस्ट ने चार्ली की बात सुनकर कहा कि थर्ड लेवल कोई वास्तविक जगह नहीं है रे लाला। उसके अनुसार यह एक वेकिंग ड्रीम है, यानी ऐसा सपना जो व्यक्ति जागते हुए देखता है। विश फुलफिलमेंट का अर्थ क्या है यहाँ पे? विश फुलफिलमेंट का अर्थ है कि व्यक्ति की कोई गहरी इच्छा उसकी कल्पना में पूरी होती हुई उसे दिखाई देती है। मतलब कोई भयंकर इच्छा हो जो हकीकत में तो हो नहीं सकती, लेकिन सपनों में होती हुई नजर आए या आंखें खुली आंखों से नजर आए, ऐसा। डॉक्टर के अनुसार थर्ड लेवल चार्ली की कल्पना का परिणाम है और बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ही सेड आई वाज अनहैप्पी। जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने कहा कि चार्ली अंदर से खुश नहीं है, उसके मन में कहीं ना कहीं असंतोष और तनाव मौजूद है। जब ये बात डॉक्टर अपने दोस्त को कहता है, तो जो दोस्त की पत्नी होती है जिसका नाम लुइसा है, हम आगे पढ़ेंगे, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है कि मेरे पति को बावड़ा कैसे कह दिया इस डॉक्टर को तो मैं बताती हूँ ऐसा ऐसा कुछ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। यह सुनकर चार्ली की पत्नी लुइसा को बुरा लगा, उससे अच्छा नहीं लगा कि कोई उसके पति को अनहैप्पी कहे। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखा हुआ है बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। कहने का मतलब है, तब डॉक्टर ने अपनी बात को समझाते हुए कहा, अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि उसका मतलब चार्ली के व्यक्तिगत जीवन से नहीं है भैया, चार्ली को पर्सनली नहीं बोल रहा है। उसका कहने का मतलब है कि आज की जो दुनिया है ना, ये दुनिया इनसिक्योरिटी से भरी हुई है, फियर से भरी हुई है, वॉर से भरी हुई है, चिंताओं से भरी हुई है। मतलब आज का मानव बहुत ज्यादा दुखी है इन सब चीजों से। तो शायद हो सकता है कि हमारा जो दोस्त है वो ऐसे सोच रहा होगा कि ऐसी ऐसी कोई दुनिया है, ऐसा ऐसा कोई लेवल है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप। डॉक्टर का मानना था कि चार्ली इन सभी समस्याओं से दूर जाना चाहता है, वह एक ऐसी दुनिया की तलाश में है जहां शांति, सुरक्षा और सुकून हो। वेल हु डजंट? वैसे आप बताओ, कौन नहीं चाहता इसी दुनिया में जाना? जहां सुकून मिलता है ना लाला, वहां पे हर कोई जाना चाहता है। बताओ कौन नहीं जाना चाहता? हर कोई जाना चाहता है ना। चार्ली इस बात का विरोध नहीं करता, वह कहता है कि भला ऐसा कौन है जो तनाव और परेशानियों से दूर नहीं जाना चाहता। यह एक क्वेश्चन है जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप। चार्ली का कहना है कि उसके जानने वाले लगभग सभी लोग किसी ना किसी तरह अपनी समस्याओं से बचना चाहते हैं। हर व्यक्ति कभी ना कभी रियलिटी से ब्रेक लेना चाहता है। बताओ तुम लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते? तुम्हें लगता होगा अरे यार ये भी पढ़ा रहे हैं सर, वो भी पढ़ा रहे हैं, इतने बड़े क्वेश्चन आंसर में कैसे याद करूं, मैं कैसे पढ़ूं? लेकिन भैया ऐसा ही करना पड़ता है। देखो आगे, बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन मेरे जितने भी दोस्त हैं ना भैया, वो कोई भी थर्ड लेवल पर नहीं पहुंचा। लेकिन बाकी लोग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के किसी रहस्य में थर्ड लेवल तक नहीं पहुंचते हैं। यही बात चार्ली के अनुभव को असाधारण बनाती है। बट दैट इज द रीजन ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। जो इस लाइन का जो अर्थ है उसमें बताया जा रहा है कि डॉक्टर और चार्ली
कि जितने भी दोस्त हैं वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि थर्ड लेवल देखने का कारण चार्ली की सिर्फ और सिर्फ मानसिक स्थिति है और उसकी एस्केप करने की इच्छा है, यहाँ से भगने की इच्छा है। एवरीबडी पॉइंट्स टू इट दे क्लेम, मतलब यह है उनका कहना था कि चार्ली की हर आदत इसी बात की ओर संकेत करती है कि वह आधुनिक जीवन की परेशानियों से बचना चाहता है। मतलब चार्ली की हरकतें ये दिखा रही है कि वो इस दुनिया से दूर जाना चाहता है। यानी उसके अनुसार थर्ड लेवल वास्तविक नहीं है बल्कि उसकी मनः स्थिति का परिणाम है, उसके सोचने का रिजल्ट है और कुछ भी नहीं है। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट इज ए टेम्परेरी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। अब ये क्या लाइन लिखी हुई, इस लाइन का मतलब है कि इस दुख दर्द तकलीफ चिंता परेशानी इन सब से बचने के लिए चार्ली जो है ना भैया वो स्टाम्प कलेक्ट करता है, मतलब टिकट इकट्ठा करता है भैया। जैसे कि कुछ लोग हॉबी करते हैं, हॉबी जैसे कुछ लोग गार्डनिंग करते हैं, कुछ लोग प्लेइंग करते हैं, कुछ लोग वॉकिंग करते हैं, कुछ लोग रीडिंग टीचिंग करते हैं, जैसे कि मैं टीचिंग करता हूं ऐसा। तो इस दुनिया से बचने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है। तो चार्ली क्या करता है, चार्ली भैया स्टाम्प कलेक्शन का काम करता है। अच्छा, एक राज की बात बताऊं, इसके जो दादाजी थे ना वो भी स्टाम्प कलेक्ट करते थे। तो चलो इस लाइन में बहुत सारी बातें हैं, ये देखिए इसको समझते हैं। डॉक्टर ने मतलब साइकियाट्रिस्ट ने चार्ली की स्टैम्प कलेक्टिंग हॉबी का उदाहरण दिया है। उसका कहना था कि चार्ली डाक टिकटों को संग्रहण इसलिए करता है क्योंकि उसे कुछ समय के लिए वास्तविक दुनिया की परेशानी से दूर ले जाती है। मतलब ये चीज उसको वास्तविक जीवन से दूर ले जाती है, वास्तविक परेशानी से दूर ले जाती है। तो यहाँ पे जो वर्ड है ना टेम्परेरी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी, इसका अर्थ क्या है कि ऐसी जगह या ऐसी गतिविधि, ऐसा काम या ऐसी जगह तुम चले जाओ जहां पर ये सब चीजें तुम भूल जाओ, चिंता परेशानी ये सब भूल जाओ, वो होता है टेम्परेरी। कुछ समय के लिए रिफ्यूजी, बचाव कर लो रियलिटी से। डॉक्टर के अनुसार स्टाम्प कलेक्शन चार्ली के लिए तनाव से बचने का एक तरीका है। वेल मे बी बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। चलो डॉक्टर साहब आपकी सारी की सारी बातें सही है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मेरे दादाजी भी ये काम करते थे, उनके जमाने में तो चीजें बड़ी स्मूथ थी, बड़ी प्यारी थी, बड़ी लवली थी। वो क्यों करते थे फिर ये स्टाम्प कलेक्शन का काम, वो क्यों करते थे, ऐसा ऐसा कुछ। चार्ली की बात पूरी तरह नहीं मानता, चार्ली डॉक्टर की बात पूरी तरह नहीं मानता। वह कहता है कि हो सकता है डॉक्टर सही हो, लेकिन उसके ग्रैंडफादर, उसके दादाजी को रियलिटी से भागने की कोई जरूरत नहीं थी। थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज फ्रॉम ऑल आई हियर। चार्ली बताता है कि उसने जो कुछ सुना है उसके अनुसार उसके ग्रैंडफादर जो थे, उसके दादाजी जो थे, दादाजी के समय था, जीवन काफी शांत और सुखद था। उस समय लोगों के जीवन में आज जैसी भागदौड़ और तनाव भी नहीं था। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। चार्ली कहता है कि उसके स्टाम्प कलेक्शन की शुरुआत भी उसके ग्रैंडफादर ने ही की थी, यानी यह हॉबी उसे विरासत में मिली। मतलब शायद हो सकता है कि दादाजी को पहले ही पता था कि मेरा ऐसा ऐसा पोता होगा जो दुनिया से परेशान होगा, उसके लिए मैं ये कलेक्शन शुरू करता हूँ। तो दादाजी भी डाक टिकट इकट्ठा किया करते थे, पापा का कोई पता नहीं क्या करते थे, लेकिन पापा का जो बेटा मतलब जो पोताजी है वो भी यही काम करते थे। इट इज ए नाइस कलेक्शन टू। चार्ली अपने कलेक्शन पर गर्व करता है और वह बताता है कि उसका स्टाम्प कलेक्शन भी बहुत अच्छा है और कीमती है। मतलब दादाजी भी बहुत अच्छा काम करते थे, तो भैया मैंने भी बहुत अच्छा काम किया है। ब्लॉक्स ऑफ फॉर प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। भैया वो बता रहा है कि मेरे कलेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें, मेरे कलेक्शन में फर्स्ट डे कवर है, मेरे कलेक्शन में अमेरिका की स्टैम्प के फॉर जो ब्लॉक्स होते हैं वो है, ऐसे ऐसे नाम लिखे हैं ना इसने वो सब। उसके पास लगभग हर अमेरिकन स्टैम्प के ब्लॉक्स ऑफ फॉर है, साथ ही कई फर्स्ट डे कवर्स भी है। अब ये फर्स्ट डे का क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा जो कि इस पार्ट के अंत में आएगा, इस पार्ट के लास्ट में आएगा। बताएंगे फर्स्ट डे कवर क्या होता है, थोड़ा सा समझा दूं। तो जैसे कि मान लो कोई मूवी रिलीज होती है, तो कोई व्यक्ति मूवी रिलीज, कोई भी नई नई मूवी रिलीज होती है ना, तो हम उसका फर्स्ट डे, फर्स्ट शो, फर्स्ट टाइम देखते हैं ना, वही फर्स्ट डे कवर होता है। तो इसमें क्या है, कोई टिकट मतलब नई लॉन्च होती है ना, तो उसको मतलब पोस्ट ऑफिस में जाकर एक एनवलप, एक लिफाफे में खाली कागज रखकर अपने एड्रेस पर भेज दिया जाता है। इससे क्या होता है कि वो टिकट भी एड्रेस के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मोहर वोहर लगकर, गवर्नमेंट ऑथराइज होकर उसको मिल जाती है। ऐसा ये फर्स्ट डे कवर होता है। आगे अपन पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छे से, है ना। तो दोबारा से देख लो, उसके पास लगभग हर अमेरिकन स्टैम्प्स के ब्लॉक ऑफ फोर्स थे, साथ ही फर्स्ट डे कवर भी है। यह चीजें दिखाती है कि स्टैम्प कलेक्ट करने का उसे बहुत शौक है, बहुत शौकीन था वो। अब वो उदाहरण देकर क्या बोलते हैं, भाई साहब प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, ये उदाहरण दे रहा है रूजवेल्ट का। ये रूजवेल्ट भाई साहब एक प्रेसिडेंट साहब है, एक बहुत बड़ी हस्ती है, उनका नाम यहाँ पे लिया जा रहा है, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प, क्योंकि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी ये काम किया करते थे। चार्ली अपनी हॉबी का बचाव करते हुए कहता है कि फ्रैंकलिन, पूरा नाम है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट भी स्टाम्प कलेक्ट करते थे, अर्थात स्टाम्प कलेक्टिंग कोई अजीब या गलत हॉबी नहीं है। अब ये पार्ट थोड़ा सा आगे बढ़ता है और इस पार्ट में एक स्टेशन है, जैसे कि हर जगह स्टेशन होता है वैसे स्टेशन है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वहां की एक घटना शुरू होती है और चार्ली हमें बताना शुरू करता है। और क्या हमें बता रहा है, एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट द ग्रैंड सेंट्रल। अब चार्ली अपनी थर्ड लेवल वाली घटना सुनाना शुरू करता है। वन नाइट, वो कहता है, वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। कि पिछली गर्मियों की एक रात चार्ली ऑफिस में देर रात तक काम कर रहा था। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। उसे मतलब मुझे जल्दी से अपने अपार्टमेंट पहुंचना था, मैं घर जाने के लिए जल्दबाजी में था। ऐसा ऐसा हमें लेसन बताया जा रहा है। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे, इसलिए मैंने सबवे लेने का निश्चय किया फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, बिकॉज इट इज फास्टर देन द बस, क्योंकि ये बस से तेज चलती है। मतलब सबवे एक प्रकार की बस होती है छोटी, ऐसे मान लो। इस बस क्या मतलब, वो ट्रेन होती है, इसलिए उसने बस की जगह सबवे लेने का फैसला किया क्योंकि सबवे अधिक तेज थी। नाउ आई डोंट वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब वो बता रहा है कि चार्ली का कहना है उसे आज तक समझ नहीं आया कि उस जगह, उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ये अजीब सी घटना उसके साथ क्यों हुई। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, 31 ईयर्स ओल्ड। भैया मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ और 31 साल का हूँ। एंड आई वॉज वियरिंग 10 गार्बिडियन सूट एंड स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। उसने हल्के भूरे रंग का सूट पहन रखा है, एक स्टाइलिश स्ट्रॉ हैट, टोपी लगा रखी है। वह बिल्कुल एक सामान्य बिजनेसमैन जैसा दिखाई दे रहा था। आप अपने लेसन में फोटो देख सकते हैं।
आई पास्ड ए डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। रास्ते में उसे कई प्रकार के लोग मिले जो बिल्कुल उसी के जैसे दिखाई दे रहे थे, इसलिए इसका मतलब है कि वह भीड़ में एक सामान्य व्यक्ति के जैसे ही था। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और चार्ली जोर देकर कहता है कि वह किसी परेशानी या समस्या से भाग नहीं रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। उसका कहना है वह केवल अपनी पत्नी लुइसा के पास घर पहुंचना चाहता था, उसका उद्देश्य बिल्कुल साधारण था। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिट एवेन्यू। वह कहता है कि वह वेंडरबिट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर गया। ये वेंडरबिट एवेन्यू ये एक जगह है बेटा, है ना, वेंडरबिट एवेन्यू ये एक जगह है, और वो कहां पर गया है, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर गया है। कहां गया है वो, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर गया है। एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल, सबसे पहले वो सीढ़ियों से नीचे उतरकर फर्स्ट लेवल पर गया, पहले स्तर पर पहुंचा। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20, अब मतलब जिस जगह वो गया है वहां के बारे में बता रहा है कि वहां पर मतलब बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी प्रसिद्ध ट्रेनें चलती है, ऐसा ऐसा वो कुछ हमें समझा रहा है। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल, बाद में दूसरी सीढ़ियों से उतरकर सेकंड लेवल पर पहुंचा। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, यहां से सबर्बन ट्रेन्स चलती थी, यानी वे ट्रेनें जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों के बीच यात्रा करती थी। ये जो ट्रेन लिखी हुई है यहाँ पे सबर्बन ट्रेन्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि वो ट्रेन जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों के बीच में जो यात्राएं करवाती है, उस ट्रेन को ये वाली ट्रेन बोला जाता है। डग्ड इनटू एन आर्क डोरवे, में एक मेहराबदार दरवाजे से अंदर की तरफ आया सबवे लेने के लिए, एंड गॉट लॉस्ट, और मैं वहीं पर खो गया, वहीं पे मैं भटक गया। अब मेरी रहस्यमय यात्रा शुरू होती है। दैट इज इजी टू डू। चार्ली का कहना है कि चार्ली जो है वो ग्रैंड सेंट्रल में रास्ता भूल गया, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां पे हर कोई रास्ता भूल जाता है, क्योंकि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है यहाँ पे बहुत सारे दरवाजा खिड़कियां फलाना ढिमका बहुत सारी चीजें हैं। अरे भैया, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, वो बोल रहा है कि मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे आ और जा चुका हूं। But I am always bumping into new doorways, stairs and corridors. फिर भी हर बार उसे कोई ना कोई नया दरवाजा, नई सीढ़ी या नया कॉरिडोर दिखाई देता था। ग्रैंड सेंट्रल इतना बड़ा और जटिल था कि वहां हमेशा कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता था। ये जो बंपिंग इनटू है, इसका मतलब होता है कि अंदर प्रवेश करना, कोई नई जगह जाना, ऐसा कुछ। वंस आई गॉट इनटू ए टनल, एक बार की बात बता रहा भैया, एक बार क्या हुआ कि मैं एक टनल में घुस गया, ए माइल लॉन्ग, एंड केम आउट इन ए लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल। अब वो ऐसे बता रहे भैया, तुम ऐसे मान लो तुम्हें किसी सुरंग में घुसे और तुम किसी होटल में पहुंच गए, ऐसा बोल रहा है। चार्ली कहता है कि एक बार वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की एक लंबी सुरंग में चला गया भाई रे भाई। लगभग 1 मील चलने के बाद वह अचानक रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया। मतलब रूजवेल्ट होटल की कोई जगह, वो लॉबी जो होती है, खुला इलाका, वहां वो पहुंच गया। यह बताता है कि ग्रैंड सेंट्रल के रास्ते बहुत उलझे हुए और रहस्यमय थे। फिर एक उदाहरण और देता है, अनदर टाइम, एक बार क्या होता है, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, मैं ऑफिस बिल्डिंग में आ गया, ऑन 4th 6th स्ट्रीट, ये जगह है 3 ब्लॉक्स अवे। एक दूसरी बार वह स्टेशन से काफी दूर एक ऑफिस बिल्डिंग में निकल आया। इससे पता चलता है कि ग्रैंड सेंट्रल के अंदर कई ऐसे रास्ते थे जो अलग अलग स्थानों पर पहुंचते थे। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. मतलब भाई साहब, उसने तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का पेड़ बता दिया। यह है चार्ली। यहाँ चार्ली एक सुंदर कंपैरिजन करता है, एक सुंदर बात कहता है। वो क्या कहता है, वह कहता है कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल किसी पेड़ की तरह बढ़ रहा है। ओ भाई भाई, जिस प्रकार पेड़ की जड़ें फैलती है ना, उसी प्रकार यहाँ नए कॉरिडोर्स और नई स्टेयरकेसेस बनते जा रहे हैं। मतलब नई नई सीढ़ियां, नए नए कॉरिडोर्स, नए नए दरवाजे, ऐसा। देयर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट। चार्ली कल्पना करता है कि शायद कुछ ऐसे सीक्रेट टनल्स भी है, ऐसे रहस्यात्मक रास्ते भी है जिनके बारे में किसी को पता नहीं है। एंड मे बी ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एक्सिट, ए वे ऑफ एस्केप। हो सकता है, वह कहता है, वो सोचता है कि वर्षों से ग्रैंड सेंट्रल बहुत से लोग, मतलब वह सोचता है कि वर्षों से ग्रैंड सेंट्रल बहुत से लोगों के लिए एस्केप का रास्ता बन रहा है। मतलब यहाँ लोग आते हैं और गायब हो जाते हैं। जब लोग जीवन की परेशानी से थक जाते हैं तो वो कहीं दूर जाना चाहते हैं। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने मेरे दोस्त को इस आइडिया के बारे में कभी बताया नहीं भैया। चार्ली कहता है कि उसने यह विचार अपने डॉक्टर दोस्त को नहीं बताया। उसे डर था कि डॉक्टर इसे भी उसकी कल्पना मान लेगा। अब वो जिस जगह, जिस कॉरिडोर में घुसा, जिस गलियारे में वो गया, वहां वो 3rd लेवल पे पहुंच गया। 3rd लेवल की जगह की बात आएगी, सिर्फ कल्पनाएं चल रही है और कुछ नहीं भैया। देखो, द कॉरिडोर आई वाज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स। वो क्या बोल रहा है, जिस कॉरिडोर में चार्ली चल रहा था वह धीरे धीरे बाई ओर मुड़ने लगा, लेफ्ट साइड में मुड़ने लगा और नीचे की ओर जाने लगा। उसे लगा कि यह रास्ता सामान्य नहीं है, फिर भी वह चलता रहा। उसकी मतलब उसको डर तो लग रहा था, लेकिन वो चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माय ओन फुटस्टेप्स। क्या बोल रहा है वो, कि चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा था, उसे केवल अपने कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। भैया देखो देखो, फिल्म चल रही है भैया, फिल्म। आई डिडंट पास ए सोल, रास्ते में उसे एक भी व्यक्ति नहीं मिला, पूरा कॉरिडोर सुनसान था। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड। कुछ देर बाद उसे आगे से लोगों की बातचीत और भीड़ जैसी आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि वह किसी खुले स्थान के पास पहुंच रहा है। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट। सुरंग अचानक तेजी से बाई ओर मुड़ी, मतलब तो सुरंग में अचानक से वो लेफ्ट साइड घुमा। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद चार्ली अचानक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर पहुंच गया। यहीं से कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय भाग शुरू होता है। मतलब अब वो 3rd लेवल पे पहुंच चुका है भैया। कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, अब हम 3rd लेवल पे आ चुके हैं। देखो क्या होता है। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट इट वाज बैक ऑन द 2nd लेवल।
एक बार के लिए मुझे लगा कि भैया मैं सेकंड लेवल पे आ चुका हूं, है ना। बट आई सो द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने वहां पर क्या देखा, लेकिन मैंने वहां पर देखा कि वहां के जो कमरे थे वो कमरे बहुत छोटे छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडो एंड ट्रेन गेट्स, यहाँ टिकट खिड़कियां और गेट्स भी कम थे, मतलब यहाँ पे सब चीजें कम कम लग रही थी। द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, मतलब जो इंफॉर्मेशन बूथ होता है, जो पूछताछ का जो कक्ष होता है, वो लकड़ी का था और बहुत पुराना सा दिखाई दे रहा था और बीच में था वो। द मैन इन द बूथ, जो बूथ के अंदर जो व्यक्ति था, वॉर ए ग्रीन आई साइड, उसने ग्रीन आई शेड पहन रखे थे, मतलब चश्मा लगा रखा था, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहन रखे थे। बूथ में बैठा आदमी पुराने समय का ग्रीन आई शेड पहने हुए था, उसकी स्लीव्स पर भी पुरानी स्टाइल के प्रोटेक्टर्स लगे हुए थे। यह 19वीं सदी के कर्मचारियों की पहचान थी, मतलब जिस जगह वो गया है ना, 19वीं सदी के लोगों के बारे में हमें बता रहा है। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, लाइट मंद थी, कम थी, डिम थी और थोड़ा सा फ्लिकरिंग कर रही थी, थोड़ा सा टिमटिमा रही थी, है ना, थोड़ा सा टिमटिमा रही थी। देन आई सो व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, चार्ली ने ध्यान से देखा तो पता चला कि वे इलेक्ट्रिक लाइट्स थी भैया। क्या थी वो इलेक्ट्रिक लाइट्स थी, है ना, सॉरी इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं थी, है ना। चार्ली ने ध्यान से देखा तो पता चला कि वे इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं थी, वे गैस लाइट्स थी, यानी वह आधुनिक समय में नहीं था। देयर वर ब्रास स्पीटन्स ऑन द फ्लोर, फर्श पर पीतल के पीकदान रखी हुई थी, मतलब जहां पे थूकते हैं वो पीकदान रखे हुए थे। पुराने समय में लोग तंबाकू थूकने के लिए उनका उपयोग करते थे, और आज के लोग दीवारों पे थूकते हैं, है ना। कुछ लोग तो भाई साहब पूछे मत, स्कूल में भी थूकते हैं, है ना। क्या नसीब है उनका यार, क्या ही बोलूं मैं तो, है ना। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक आदमी अपनी जेब से सोने की घड़ी निकालकर समय देख रहा था। उसने देखा वहां पर एक व्यक्ति मतलब गोल्ड वॉच निकालता है और समय देख रहा था। फिर आगे बताया जा रहा है He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. उसने घड़ी खोली, समय देखा और चिंतित सा चेहरा बनाया, मतलब थोड़ा सा चेहरे को ऊटपटांग सा करा। He wore a derby hat. उस बंदे ने derby hat पहन रखी थी, उसका सूट भी पुराने समय की शैली का ही था, मतलब वो थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा था। He had a big black handlebar mustache. उसकी बड़ी और घुमावदार मूछें थी, और भैया ऐसी मूछें तो 1890 के दशक में बहुत लोकप्रिय थी। 1890 के लोग ऐसी मूछें रखा करते थे। Everyone in the station was dressed like 1819 something. अब चार्ली को साफ महसूस होने लगा कि स्टेशन पर मौजूद सभी लोग 1890 के दशक के कपड़े पहने हुए थे। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. भाई साहब इतनी सारी मूछें, बड़ी बड़ी कलमें, बड़ी बड़ी दाढ़ी मैंने तो मेरे जीवन में नहीं देखी। क्या बोल रहा है, उसे चारों ओर दाढ़ियां ही दाढ़ियां, साइडबर्न्स का मतलब साइड में जो कलम होती है ना उसकी बात की जा रही है, और बड़ी बड़ी मूछें दिखाई दे रही थी। ए वुमन, एक औरत, वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक महिला भी पुराने फैशन की ड्रेस पहनकर अंदर आई। उसके कपड़े पूरी तरह 19th सेंचुरी के स्टाइल के थे। आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव के इंजन है पुराने समय का। चार्ली ने बाहर एक पुराना स्टीम लोकोमोटिव देखा, उसे अब लगभग यकीन हो गया कि वह अतीत में पहुंच गया है, वो पुराने जमाने में पहुंच गया। एंड आई न्यू, अब चार्ली समझ चुका था कि यह कोई सामान्य जगह नहीं है भैया, वह किसी पुराने समय में पहुंच गया है। टू मेक श्योर करने के लिए आई वॉक ओवर टू ए न्यूज बॉय, पूरी तरह सुनिश्चित करने के लिए वह एक न्यूज बॉय, न्यूज पेपर बेचने वाले लड़के के पास गया। इट वॉज द वर्ल्ड भैया, द वर्ल्ड पूछा जाएगा तुमसे द वर्ल्ड क्या है तो न्यूज़पेपर है, ठीक है। इट वाज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर इयर्स। उसने देखा कि अखबार का नाम द वर्ल्ड था, उसने देखा कि एक अखबार पे अखबार का नाम लिखा था द वर्ल्ड, और ये अखबार कई वर्षों से तो चल ही नहीं रहा है, बंद हो गया भैया, ये तो 1890 के आसपास चला करता था ये न्यूज़पेपर तो ऐसा। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और उस अखबार की जो मुख्य खबर थी, मुख्य समाचार था, वो क्या था, मुख्य समाचार में ग्रोवर क्लीवलैंड का उल्लेख था, मतलब ये जो प्रेसिडेंट साहब है ना इनका उल्लेख था। इट वॉज प्रिंटेड जून 11 1894 में। ये लो, बाद में चार्ली ने लाइब्रेरी में जांच की, उसे पता चला कि वह अखबार वास्तव में 11 जून 1894 का था। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडो, अब चार्ली को पूरा विश्वास हो गया कि वह 1894 में पहुंच चुका है, इसलिए वह टिकट खिड़की की ओर बढ़ा। तुमसे सन पूछी जाएगी, ध्यान रखना कौन सी सन की बात हो रही है इस पार्ट में, 1894 मतलब 1890 के दशक की। आई कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो। चार्ली को पूरा विश्वास हो गया कि वह थर्ड लेवल के माध्यम से अतीत की दुनिया में पहुंच चुका है, वह पास्ट में जा चुका है, पुराने जमाने में जा चुका है। वह सोचता है कि यहाँ से वह और उसकी पत्नी लुइसा अमेरिका के किसी भी स्थान के लिए टिकट खरीद सकते हैं। उसके लिए यह एक नई और बेहतर दुनिया में जाने का अवसर था। अच्छा, वो वहां पर ये टिकट क्यों खरीद रहा है, क्योंकि पहले के जमाने में आज के जितने रुपए है ना भैया, उनकी कीमत ज्यादा थी। आज 100 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में 100 रुपए बाप था भाई साहब, बाप ऐसा। इन द ईयर 1894 मतलब 1894 की बात कर रहा है। यह छोटी सी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। चार्ली समझ चुका था कि वह वर्तमान समय में नहीं बल्कि 1894 में खड़ा है, यानी वह लगभग 100 वर्ष पीछे चला गया था। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स, मैं उसे 2 टिकट लेनी थी, गेल्सबर्ग नामक जगह की और इलिनॉइस नामक जगह की। चार्ली ने तय किया कि वह और लुइसा दोनों गेल्सबर्ग जाना चाहते हैं। गेल्सबर्ग यह वही स्थान था जहां चार्ली के बचपन में पढ़ाई हुई थी, बचपन की पढ़ाई उसने वहीं करी थी, मतलब दादाजी की जगह वहीं है, और जिसके बारे में उसकी बहुत अच्छी यादें भी थी। कहां, गेल्सबर्ग में। Have you ever been there? चार्ली तुम लोगों से पूछ रहा है, भैया तुम कभी गेल्सबर्ग गए हो क्या? यहाँ चार्ली सीधे पाठकों से बात करता है, मतलब आप लोगों से बात करता है और कहता है कि गेल्सबर्ग की सुंदरता के बारे में उत्साह से बताना वो चाहता है। इट इज ए वंडरफुल टाउन स्टिल, वो बोल रहा है चार्ली के अनुसार गेल्सबर्ग आज भी एक बहुत सुंदर और आकर्षक शहर है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस। बता रहा है वहां पे बड़े बड़े पुराने मकान थे, उन घरों में पुरानी वास्तुकला की झलक दिखाई देती थी, झलक दिखला जाए मतलब बड़े सुंदर सुंदर घर थे। ह्यूज लॉन्स, घर के सामने विशाल घास के मैदान थे, एंड ट्रिमेंडियस ट्रीज, और बड़े बड़े पेड़ थे भाई साहब, हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट। सड़कों के किनारे है ना
इतने बड़े-बड़े पेड़ थे कि उनकी शाखाएं ऊपर जाकर आपस में मिल जाती थी, गले लग जाती थी। ऐसा लगता था जैसे पेड़ों ने सड़क के ऊपर प्राकृतिक छत बना दी है। यह दृश्य शहर की शांति और सुंदरता को दर्शाता है। उस शहर की शांति और सुंदरता को दर्शाता है। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। चार्ली को लगता है कि 1894 का जो जीवन है वो बहुत धीमा, सुकून भरा था। उसे ऐसा महसूस होता है मानो गर्मियों की शाम आज की तुलना में 2 गुना लंबी होती थी उस जमाने में। पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स। उस समय लोग अपने घरों के बाहर बैठकर समय बिताते थे। उनका जीवन आज की तरह भागदौड़ भरा नहीं था। द मैन स्मोकिंग सिगार एंड टॉकिंग क्वाइटली। पुरुष आराम से बैठकर सिगार पीते थे, शांति से बातचीत किया करते थे, ऐसा ऐसा। द वीमेन वेविंग पाम लीफ फैंस। भाई साहब, महिलाएं भी हाथ में पंखों से हवा करती थी, पंखा लेकर हवा करती थी। उस समय बिजली के पंखे और आधुनिक सुविधाएं नहीं थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड। चारों ओर जुगनू उड़ते रहते थे। यह दृश्य वातावरण को और अधिक सुंदर और शांतिपूर्ण बनाता है। देखो देखो क्या गजब गजब की बातें बताई जा रही है। इन ए पीसफुल वर्ल्ड। चार्ली के लिए 1894 एक शांतिपूर्ण दुनिया का प्रतीक है। वहां आधुनिक युग की चिंताएं और तनाव नहीं थे। टू बी बैक देयर विद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 इयर्स ऑफ। ओ भाई रे भाई, चार्ली बताता है कि 1894 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने में भी 20 साल बाकी थे। मतलब उस 1894 में भी पहला विश्व युद्ध भी नहीं हुआ था, है ना। यानी लोग युद्ध के भयावह मतलब परिणामों से भी अनजान थे। एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड, और द्वितीय विश्व युद्ध तो 40 साल दूर पर था। 45 साल दूर था। इसी प्रकार सेकंड वर्ल्ड वॉर भी लगभग 45 वर्ष दूर था। इसलिए वह समय अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित और शांत था। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट। चार्ली केवल गेल्सबर्ग नहीं जाना चाहता था, वह उस शांतिपूर्ण जीवन में लौटना चाहता था जहां युद्ध, तनाव और भय नहीं थे। टिकट खरीदने का उसने प्रयास किया और वहां पर उसने सिर्फ 2 ही टिकट खरीदने की कोशिश की। अब क्या होता है, वहां पर चलते हैं। द क्लर्क फिगर्स द फेयर। टिकट क्लर्क ने किराया निकालना शुरू किया। मतलब यहां पर यह है कि उस क्लर्क ने उन पैसों को देखा। ही ग्लैंस्ड। अच्छा, आज के जमाने के पैसे और पुराने जमाने के पैसों में फर्क है, तो वो पुराने जमाने में चला गया तो आज के पैसे उसको नकली लगेंगे ना, बस वही बात हो रही है। क्लर्क ने चार्ली की टोपी को ध्यान से देखा। शायद उसे चार्ली का पहनावा कुछ अलग से लगा। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे। चार्ली के पास 2 वन वे कोच टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे थे। वाह भाई साहब, कोच टिकट खरीद रहा था वो, मस्त वन वे, एक तरफ के जाने की। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी। जब मैं पैसे गिन रहा था तो मैंने देखा कि जो क्लर्क है वो मेरी तरफ घूर रहा था। जब चार्ली ने पैसे निकाले और ऊपर देखा तो क्लर्क उसे घूर रहा था। क्लर्क के चेहरे पर आश्चर्य और संदेह था। दैट आंट मनी मिस्टर। क्लर्क ने कहा, ये पैसा नहीं है साहब, इट्स नॉट अ मनी, ये पैसा नहीं है। इफ यू आर ट्राइंग टू स्किम मी। क्लर्क क्या बोलता है, अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो यू वॉन्ट गेट वेरी फार। क्लर्क ने चेतावनी दी कि ऐसी चालबाजी सफल नहीं होगी। He glanced at the case drawer beside him. उसने केस ड्रॉवर मतलब जहां पे पैसे रखे जाते हैं उसकी ओर देखा। यह एक संकेत था कि यदि जरूरत पड़ी तो वह पुलिस बुला सकता है। Of course the money was old style. जिस जगह उसने देखा था वहां पर पुराने पैसे रखे हुए थे, मतलब पुराने जमाने के पैसे थे। चार्ली को अपनी गलती समझ में आ गई। उसके पास वर्तमान समय के नोट थे। 1894 में ऐसे नोटों का कोई अस्तित्व नहीं था ऐसे नोटों का वहां पे। डिफरेंट लुकिंग, उन नोटों का आकार और डिजाइन दोनों अलग थे, इसलिए क्लर्क ने तुरंत पहचान लिया। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट। स्थिति को समझते ही चार्ली जल्दबाजी से वहां से निकल गया। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन 1894। चार्ली बता रहा है कि 1894 की जो जेल है ना भैया, वो जेल भी अच्छी नहीं है। अगर इसने मुझे बंद करवा दिया तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। एंड दैट वाज दैट। और इस तरह उसकी पहली कोशिश असफल हो गई। एंड दैट वाज दैट। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। जिस रास्ते से मैं गया था उसी रास्ते से मैं लौटकर वापस आ गया। अब वो घर पहुंच गया होगा। घर पहुंचने के बाद में अब वो दूसरी तैयारी करेगा। मतलब अब वो क्या करेगा, अब वो अपने जितने भी पैसे थे ना उनको इकट्ठा करेगा और पुराने जमानों में कन्वर्ट करवाएगा। देखो दूसरी तैयारी क्या होती है। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर। अगले दिन उसने दोबारा योजना बनाई लंच आवर के समय। आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। उसने बैंक से $300 निकाल लिए। यह लगभग उसकी सारी बचत थी। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी। उसने पुराने जमाने के नोट खरीद लिए ताकि अगली बार 1894 में उनका उपयोग कर सके, है ना। उसने ओल्ड स्टाइल करेंसी सारी की सारी खरीद ली। दैट रियली वरीड माय साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। जब साइकियाट्रिस्ट को यह पता चला तो वह चिंतित हो गया। उसे लगा कि चार्ली अपनी कल्पना में बहुत अधिक खोता जा रहा है। मतलब उसे लगा कि भाई साहब मेरा दोस्त तो पागल हो गो है, ठाकुर तो गियो। यू हैव टू पे ए प्रीमियम। पुरानी नोट खरीदने के लिए अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए प्रीमियम, उसे प्रीमियम कहते हैं। मतलब जब भी आप कोई पुरानी नोट खरीदने जाओ या दूसरे देश की करेंसी बदलाने जाओ ना तो वहां पे थोड़ा सा प्रीमियम, थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ऑल स्टाइल बिल्स। $300 खर्च करने के बाद में भी उसे केवल $200 ही मिले, लेकिन वो पुराने जमाने के $200 थे क्योंकि पुराने नोटों की कीमत अधिक होती है। बट आई डिडंट केयर। फिर भी चार्ली को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसका उद्देश्य केवल 3rd लेवल पर पहुंचना था। ठीक है, उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ 3rd लेवल पर पहुंचने का था। एग्स वर 13 सेंट्स ए डजन इन 1894। इस लाइन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वहां पे सब्जियां सस्ती थी, है ना। वह सोचता था कि 1894 में चीजें बहुत सस्ती थी। एक दर्जन अंडे भी 13 सेंट मतलब 13 पैसे का ही मिल जाते थे, इसलिए $200 भी वहां पर बहुत अधिक रकम थी। बट आई नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू 3rd लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। पैसा उसको वो जगह दोबारा मिली नहीं। वो उसने ढूंढा, लेकिन उसको वो जगह कभी नहीं मिली वापस। लुइसा वाज प्रीटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। जब चार्ली ने यह पूरी घटना अपनी पत्नी लुइसा को बताई तो वह बहुत चिंतित हो गई। उसे लगा कि चार्ली इस रहस्य में बहुत ज्यादा उलझ गया है। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द 3rd लेवल एनीमोर। लुइसा नहीं चाहती थी कि चार्ली फिर से 3rd लेवल की खोज करे। उसे डर था कि कहीं वह किसी परेशानी में ना पड़ जाए। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो किसी और परेशानी में ना पड़ जाए। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ एंड आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप्ड। और कुछ समय बाद मैंने भी ये काम करना छोड़ दिया। आई वेंट बैक टू माय स्टैम्प। और मैं मेरे
स्टैम्प कलेक्शन में वापस चला गया। कुछ समय बाद चार्ली ने थर्ड लेवल की तलाश बंद कर दी, वह फिर से अपने स्टैम्प कलेक्शन में व्यस्त हो गया। अब एक दिन नया मोड़ आता है, नया कुछ होता है, वो क्या है समझते हैं, है ना? कुछ नई घटना होगी। बोल रहा है कि बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड। अब स्थिति बदल चुकी थी। अब चार्ली और लुइसा दोनों के दोनों हर वीकेंड मतलब हर सैटरडे संडे थर्ड लेवल की स्थिति को ढूंढते हैं, मतलब दोनों के दोनों थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ होगा कि दोनों के दोनों थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं? बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि अब हमारे पास में प्रूफ है दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। अब उनके पास में यह साबित करने के लिए एक प्रमाण था कि थर्ड लेवल वास्तव में मौजूद है। यह कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। माई फ्रेंड सैम वेनियर डिसअपियर्ड। मेरा एक दोस्त है ना, एक दिन चार्ली का मित्र सैम वेनियर अचानक गायब हो गया। किसी को पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। ये सैम कौन है? ये सैम वही है, साइकियाट्रिस्ट, वो डॉक्टर ही है ये। नबडी न्यू वेयर। कोई भी सैम के गायब होने का कारण नहीं जानता था, बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड। लेकिन चार्ली को कुछ अंदाजा था, उसे शक था कि सैम कहाँ गया होगा। बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय। सैम शहर में रहने वाला व्यक्ति था, वह भी आधुनिक जीवन की भाग दौड़ और तनाव से परिचित था, परेशान भी था। एंड उसके बाद में लिखा हुआ है एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। और मैं उसे कभी-कभी गेल्सबर्ग के बारे में भी, उसके सुंदर जीवन के बारे में भी बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर। चार्ली बताता है कि उसने अपनी पढ़ाई गेल्सबर्ग में की थी, इसलिए उसे दोबारा से देख लो। चार्ली अक्सर सैम को गेल्सबर्ग की कहानी सुनाया करता था। वह वहां के शांत और सुखद जीवन का वर्णन करता था। चार्ली बताता है कि उसने अपनी पढ़ाई गेल्सबर्ग में की थी, इसलिए उसे उस जगह से विशेष लगाव था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। और सैम हमेशा कहता था कि उसे गेल्सबर्ग का नाम और वहां का जीवन बहुत आकर्षक लगता है। मतलब सैम उस जगह से बड़ा अट्रैक्टिव था। एंड दैट इज वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894। अब चार्ली को पूरा विश्वास हो गया था कि सैम 1894 में पहुंच चुका है, यानी उसने थर्ड लेवल ढूंढ लिया है। अब जो फर्स्ट डे कवर की बात कर रहा था ना मैं शुरू में, उसकी बात होगी। बिकॉज वन नाइट, एक रात, फुसिंग विद माई स्टैम्प। फुसिंग का मतलब होता है कुछ ढूंढना। स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड। एक रात चार्ली अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था, उसको फुसिंग कर रहा था। उसी समय उसे कुछ बहुत अजीब सा मिला। चार्ली अभी है, इस समय है, और वो कुछ अपने कागज वगैरह देख रहा था। उन कागजों के अंदर जो वो खुद करता था ना, उन कागजों में उसे क्या नजर आता है? एक चीज नजर आती है, और वो क्या है समझते हैं। वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज? अच्छा, वो बातों में बाद में बताऊंगा तुम्हें, पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें फर्स्ट डे कवर के बारे में कुछ पता है? व्हेन ए न्यू स्टाम्प इज इशूड, बता रहा है वो कि जब कोई नया स्टाम्प, नई टिकट जारी होती है, स्टैम्प कलेक्टर्स उसे खरीद लेते हैं। एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्व्स। वे उन स्टैम्प्स को लगाकर अपने ही पते पर एनवलप भेजते हैं, मतलब उस टिकट को लिफाफे पर लगाकर अपने ही पते पर भेज देते हैं। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। यह काम स्टैम्प के जारी होने के पहले ही दिन किया जाता है। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट। और एनवलप पर लगी पोस्ट मार्क यह साबित करता है कि स्टैम्प किस तारीख को जारी हुआ था। लगता है ना डाक टिकट पर मोहर लगती है, उस मोहर की बात की जा रही है। द एनवलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। ऐसे विशेष एनवलप को, ऐसे विशेष लिफाफे को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। दे आर नेवर ओपन। आमतौर पर कलेक्टर्स इन एनवलप्स को कभी खोलते नहीं है, खोलकर देखते नहीं है, क्योंकि उनके अंदर खाली कागज पड़ा रहता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप। उनके अंदर केवल एक खाली कागज रख दिया जाता है या रखा हुआ होता है। अब रहस्य में एक चीज उसको क्या मिलती है उन कागजों में से, तो सुनो। That night, among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there. उस रात चार्ली को अपने पुराने फर्स्ट डे कवर्स में से ऐसा एनवलप मिला जो वहां नहीं होना चाहिए था। ऐसा लिफाफा मिला उन कागजों में से जो वहां पर रियल में नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वाज। लेकिन वो था। अब वो क्या था, उस चीज के बारे में देखते हैं। Someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. शायद, अब वो क्या बोल रहा है, उस एनवलप पर, उस लिफाफे पर चार्ली के ग्रैंडफादर, चार्ली के दादाजी का पता लिखा हुआ था, क्योंकि चार्ली के दादाजी गेल्सबर्ग में रहते हैं। वह गेल्सबर्ग था, उनके घर पर भेजा गया था। ठीक है, फिर हमें बताया जा रहा है एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। ये डेट याद रखना। पोस्ट मार्क के अनुसार, उस मोहर के अनुसार, वह जो एनवलप है, उस एनवलप पर 18 जुलाई 1894 से वहां रखा हुआ था। कलेक्शन किसने किया? चार्ली ने। लेकिन वहां पर एक लिफाफा मिला, वो कब का है? 18 जुलाई 1894 का। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल। लेकिन चार्ली को याद नहीं था कि उसने ऐसा कोई एनवलप पहले कभी देखा। उसको वो एनवलप अभी मिला है, रिसेंटली मिला है, हाल ही में मिला है ना। देखो, द स्टैम्प वॉज ए 6 सेंट डल ब्राउन। एनवलप पर 6 सेंट का भूरा स्टैम्प लगा हुआ था। विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। उस स्टैम्प पर जेम्स ए गारफील्ड की तस्वीर बनी हुई थी, मतलब जैसे गांधी जी की बनी हुई रहती है ना, वैसे। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंड डैड, जब यह एनवलप चार्ली के ग्रैंडफादर को मिला होगा तो उन्होंने इसे अपने कलेक्शन में रख लिया होगा, ऐसा हमें बताया जा रहा है। एंड स्टेड देयर टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट। वह एनवलप वर्षों तक वहीं पड़ा रहा, फिर चार्ली ने उसे निकाला और खोल दिया। ठीक है। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैक। जैसे हमेशा तो एनवलप खाली रहता है, लेकिन अब की बार क्या हुआ? अब सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है कि एनवलप के अंदर रखा कागज खाली नहीं था, उस पर किसी ने कुछ लिखा हुआ था, उस पर। यहीं से कहानी अपने सबसे रोमांच मोड़ पर पहुंच जाती है। कहानी अब थोड़ी सी यहाँ पे अलग होती है। वो जो कागज था ना, उस कागज में सेम का पत्र था भाई साहब। ओहो, सेम ने क्या लेटर लिखा? अच्छा, दादाजी को सेम ने क्यों लिखा? अरे भैया, सेम है ना पुराने जमाने में पहुंच गया, और पुराने जमाने में लेटर लिख रहा है किसको? चार्ली को। और लेकिन वो चार्ली को मिलेगा नहीं, वो तो दादाजी को मिलेगा, क्योंकि 1894 में तो दादाजी जिंदा है, पोताजी तो पैदा ही नहीं हुए थे। ऐसा उस पेपर पे, उस लेटर में क्या लिखा हुआ था? जब चार्ली ने एनवलप को खोला तो उसके अंदर लिखे पत्र में यह संदेश था। अब कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है, और वो क्या है? 941, ये वो एड्रेस है, 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। ये एड्रेस है भैया। पत्र की शुरुआत में पता और तारीख लिखी हुई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि तारीख 18 जुलाई 1894 थी, यानी यह पत्र वास्तव में भूतपूर्व अतीत में ही भेजा गया था, पास्ट में ही भेजा गया था।
और लेटर में क्या लिखा हुआ था? लेटर में लिखा हुआ था, चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, एंड चार्ली इट इज ट्रू आई फाउंड द थर्ड लेवल। अभी 3 लाइनें मैंने बोल दी, समझते हैं हिंदी क्या बोल रहा है। सेम लिखता है, चार्ली पहले मैं सिर्फ यह इच्छा करता था कि तुम्हारी बात सच हो, मैं अंदर अंदर प्रे करता था कि ये जो चार्ली बोल रहा है ना, काश ये सच हो, काश ये सच हो, काश ये सच हो। शुरुआत में सेम को थर्ड लेवल की कहानी पर पूरी तरह विश्वास नहीं था डॉक्टर को। धीरे धीरे सेम को विश्वास होने लगा कि चार्ली सच कह रहा है। अब सेम उत्साहित होकर लिखता है, चार्ली यह सच है, मैंने थर्ड लेवल को खोज लिया है। यही वो पंक्ति है जो चार्ली के लिए सबसे बड़ा मतलब प्रमाण है, सबूत है, ऐसा ऐसा। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग पियानो। क्या बोल रहा है वो? सेम बताता है कि वह पिछले 2 सप्ताह से वहीं रह रहा है, यानी वह वास्तव में 1894 में पहुंच चुका है। वह अपने आसपास के वातावरण का वर्णन करता है। सड़क के नीचे डेली परिवार के घर में एक सामाजिक कार्यक्रम चल रहा है, कोई पार्टी चल रही है भैया, कोई व्यक्ति वहां पर पियानो बजा रहा है, एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग। लोग बरामदे में बैठकर गीत गा रहे हैं, है ना। यह 1894 के शांत और सामाजिक जीवन की सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। और गाना कौन सा गा रहे हैं? भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, है ना, ऐसे इंग्लिश में गा रहे हैं। सीइंग नेली होम, सीइंग नेली होम। लोग एक लोकप्रिय पुराना गीत गा रहे हैं, इससे वातावरण और भी जीवंत लगता है, सुंदर लगता है। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड। सेम लिखता है कि उसे भी वहां नींबू पानी पीने के लिए बुलाया गया है, और यह उस समय के लोगों की एक सरलता और अपनापन दिखाता है। ये सब चीजें। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा। सेम चार्ली और लुइसा को भी वहां आने का निमंत्रण देता है। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। वह कहता है कि थर्ड लेवल की खोज जारी रखो, जारी रखो, जारी रखो। इट इज वर्थ इट, बिलीव मी। सेम पूरे विश्वास के साथ कहता है, मुझ पर विश्वास करो, यह वास्तव में सार्थक है, बहुत शानदार जगह है। अर्थात 1894 की शांत दुनिया आधुनिक जीवन से कहीं बेहतर है। पत्र का रहस्य, द नोट इज साइन। साइन भी किया हुआ था भैया, पत्र के अंत में सेम के हस्ताक्षर थे। इससे चार्ली को पूरा यकीन हो गया, यह पत्र उसी के मित्र, उसी के दोस्त ने उसको लिखा है। एट द स्टैम्प एंड कॉइन्स स्टोर आई गो टू। बाद में चार्ली अपना परिचित स्टैम्प और कॉइन स्टोर पर गया। आई फाउंड आउट सेम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। वहां उसको पता चलता है, उससे पता चला कि सेम ने $800 की पुरानी मुद्रा खरीदी थी, मतलब $800 के उसने चेंज करवाए थे। यही मुद्रा वह 1894 में उपयोग करने के लिए ले गया है वहां पे। That ought to set him up in a nice little hay feed and grain business। चार्ली कहता है कि इतनी रकम से सेम वहां एक छोटा सा व्यापार शुरू कर सकता है, जैसे हे बिजनेस मतलब सूखी घास का व्यापार कर सकता है, फीड बिजनेस पशुओं को चराने, पशुओं के चारे का व्यापार कर सकता है, ग्रेन बिजनेस अनाज का व्यापार कर सकता है ना, ऐसे व्यापार वो वहां पे कर सकता है। ही ऑलवेज सेड दैट इज व्हाट ही रियली विश्ड। अच्छा, ये व्यापार क्यों कर सकता है? क्योंकि उसका जो दोस्त है वो तो आज डॉक्टर है, वो भी किसका? दिमाग का। क्योंकि पुराने जमाने में दिमाग के डॉक्टर कहाँ होते थे, है ना, लोग दिमाग की पागल होते नहीं तो बड़े खुश रहते थे, ऐसा। ही ऑलवेज सेड दैट इज व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू। सेम हमेशा कहता था कि वह ऐसी ही सरल व्यवसाय करना चाहता है, ऐसा ही सरल व्यवसाय करना चाहता है, लेकिन आधुनिक जीवन में वह ऐसा नहीं कर पाया। ऐसा ये लेसन हमें बताता है। एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। अब वह अपने पुराने पेशे में वापस नहीं जा सकता, क्योंकि वह 1894 में पहुंच चुका है। 1894 में ये जो अभी का जो उसका ऑक्यूपेशन है, अभी का जो उसका नौकरी है ना, वो वहां पे अवेलेबल नहीं है, मतलब अच्छी नहीं है वहां पे। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894। 1894 के गेल्सबर्ग में उसका पुराना पेशा अस्तित्व में नहीं आया था, मतलब उस जमाने में कोई साइकियाट्रिस्ट नामक व्यक्ति होता ही नहीं था। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? हिज ओल्ड बिजनेस। अब चार्ली पाठक से प्रश्न पूछता है, उसका पुराना व्यवसाय क्या था? क्या था उसका पुराना व्यवसाय? तुम बताओ। कुछ भी होगा, अपन तो साइकियाट्रिस्ट ही मान सकते हैं जैसा देखा जाए तो। वाई सेम वॉज माई साइकियाट्रिस्ट। ये लो, इस लाइन में पता चल गया। और यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। सेम वही साइकियाट्रिस्ट था जिसने शुरुआत में चार्ली को बताया था कि थर्ड लेवल केवल उसकी कल्पना है, लेकिन अंत में वही साइकियाट्रिस्ट स्वयं थर्ड लेवल खोजकर 1894 में बस जाता है। और ये पार्ट इस तरीके से आपका खत्म होता है। इस पार्ट के बारे में आप मुझे जरूर से बताइएगा, इस लेसन के बारे में आप जरूर से बताइएगा, द थर्ड लेवल, ये लेसन हमको कैसा लगा। अब इसके बाद में जो अगला वीडियो आएगा, वो वीडियो, उस वीडियो में मैं आपको नजर आऊंगा, वो आपको क्या नाम, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। उसके अंदर आपको एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, छोटे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, बड़े क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आपको एक समरी भी इसकी मैं दोबारा से बताऊंगा ऑन बोर्ड, ठीक है। अभी विदा लेना चाहूंगा, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कहानी कैसी लगी। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं आप सभी से।